देखिए मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहला सवाल आता है मूविंग आयरन में ये क्या नापता है, एसी या डीसी नापता है? तो आप बताना कि एसी और डीसी दोनों नापता है, या एसी भी नापता है या डीसी भी नापता है, यानी एसी करंट हो चाहे एसी वोल्टेज हो, डीसी करंट हो चाहे डीसी वोल्टेज हो, ये दोनों नाप देता है। एसी करंट भी, एसी वोल्टेज भी, डीसी करंट भी, डीसी वोल्टेज दोनों नापता है। दूसरा सवाल आता है इसकी जो स्केल होती है, पैमाना होता है, वो यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? इसकी स्केल जो होती है नॉन यूनिफॉर्म होती है या नॉन लीनियर होती है। इसको आप क्रैम्प भी बोल सकते हो कि नॉन यूनिफॉर्म स्केल या नॉन लीनियर स्केल या क्रैम्प स्केल, असमान स्केल या अरेखीय स्केल या परवलयाकार स्केल बोल सकते हो। इसकी स्केल कैसी होती है? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मींस नॉन लीनियर, अरेखीय। उसके बाद नेक्स्ट सवाल आता है कि आप कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए किसका इस्तेमाल करते हो? तो कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए हम स्प्रिंग कंट्रोल टेक्निक का या फिर ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्प्रिंग नियंत्रण विधि का या गुरुत्व नियंत्रण विधि का हम इस्तेमाल कर सकते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क नियंत्रण बल प्राप्त करने के लिए। अगला सवाल आता है, अच्छा यूज तो दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, कब इसका यूज करेंगे और कब इसका यूज करेंगे? तो अगर आपका जो उपकरण है वो हॉरिजॉन्टली माउंटेड है, हॉरिजॉन्टली मतलब हॉरिजॉन्टल इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसे ऐसे जैसे है पॉइंटर, पॉइंटर पर ऐसे घूमना है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना है, क्षैतिज प्लेन में। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूमना है, क्षैतिज प्लेन में घूमना है, ऐसे कुछ इस तरीके से हॉरिजॉन्टली है, तो स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। इसका क्षैतिज रूप से उपयोग किया जाएगा, उपकरण में स्प्रिंग का उपयोग करते हैं। और अगर वर्टिकली माउंटेड इंस्ट्रूमेंट है, वर्टिकली माउंटेड का मतलब अगर ऊर्ध्वाधर रूप से इसको रखा जाएगा या ऊर्ध्वाधर रूप से इस्तेमाल किया जाएगा उपकरण है, तो गुरुत्व नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करेंगे, ग्रेविटी कंट्रोल का। वर्टिकली माउंटेड का मतलब आपका पॉइंटर ऐसे कुछ ऐसे घूमेगा, वो दिख रहा है, ऐसे घूमेगा पॉइंटर, पॉइंटर ऐसे है, वर्टिकल प्लेन में है और कभी इधर ऐसे जाएगा। अगर पॉइंटर कुछ इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में ऐसे जा रहा है, तो आप ग्रेविटी कंट्रोल टेक्निक का गुरुत्व नियंत्रण विधि का इस्तेमाल करोगे कंट्रोलिंग टॉर्क के नियंत्रण वाला के लिए। और अगर आपका पॉइंटर ऐसे है, क्षैतिज प्लेन में आगे पीछे होगा, हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो आप स्प्रिंग का इस्तेमाल करोगे। किसका? स्प्रिंग का, स्प्रिंग का। किसका? स्प्रिंग का। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सचिन, अभिजीत, स्टडी नॉलेज एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का। ठीक है, तो सवाल यह आता है कि कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वर्टिकली माउंटेड है, ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाना है, तो गुरुत्व नियंत्रण विधि ग्रेविटी कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। और अगर हॉरिजॉन्टली रखा जाना है, तो स्प्रिंग कंट्रोल का इस्तेमाल करेंगे। फिर सवाल आता है डैम्पिंग टॉर्क या डैम्पिंग के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? डैम्पिंग के लिए हम एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करेंगे। किसका? एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। तो तीनों कहानी आपको लिख दी गई, कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए इसका या इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा गया तो स्प्रिंग का, और ऊर्ध्वाधर प्लेन में रखा गया तो ग्रेविटी कंट्रोल या गुरुत्व नियंत्रण विधि का। डैम्पिंग ने अवमंदन टॉर्क, अवमंदन बलागुण किसके, अवमंदन बलागुण प्राप्त करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? वायु घर्षण अवमंदन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करेंगे। फिर सवाल आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के लिए विक्षेपण बलागुण, विक्षेपण बलागुण का फार्मूला होगा TD बराबर I² / 2 DL/d थीटा। I² / 2 DL/d थीटा, यहां से दिख रहा है आपको TD Z = I², जहां DL/d थीटा क्या है? I है, I है, ये I है। I आपकी क्या है? करंट है। DL/d थीटा क्या है? चेंज इन इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ पॉइंटर, यानी पॉइंटर का जो एंगल है, एक पॉइंटर कभी यहां होगा, पॉइंटर थोड़ी देर बाद यहां होगा, थोड़ी देर बाद पॉइंटर यहां होगा, तो पॉइंटर का एंगल जो चेंज हो रहा है, उस एंगल चेंज होने के रिस्पेक्ट में, थीटा चेंज होने के रिस्पेक्ट में इंडक्टेंस में क्या चेंज आया? ठीक है, तो DL/d थीटा क्या है? चेंज इन इंडक्टेंस विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द पॉइंटर, यानी पॉइंटर की स्थिति बदलने पर, पॉइंटर का कोण बदलने पर जो इंडक्टेंस में परिवर्तन आया है। DL/d थीटा पे बहुत दिमाग लगाना, DL/d थीटा कैसे आ गया, सब क्या क्या कुछ नहीं, ज्यादा दिमाग मतलब बस फार्मूले का हिस्सा है, इतना याद रखो। DL/d थीटा क्या फार्मूले का हिस्सा है? I² / 2, ये यहां से TD क्या I² पे डिपेंड करता है। TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण बलागुण और I जो करंट बह रही है। यहां से एक चीज समझ आ रही है, आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क विक्षेपण बलागुण धारा के स्क्वायर के समानुपाती होता है। ठीक है, धारा के स्क्वायर क्या रहेगा? ये फार्मूला आता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, पूछा जाता है मूविंग आयरन में। I² / 2 DL/d थीटा, DL में चेंज इन इंडक्टेंस है, d थीटा चेंज इन पोजीशन, चेंज इन एंगल है, d थीटा कोण में परिवर्तन, कि पॉइंटर पहले यहां था फिर यहां आ गया, कितना कोण में चेंज हुआ? अरे मान लो पॉइंटर पहले यहां था फिर पॉइंटर यहां आ गया, कितना कोण में चेंज हुआ? या पॉइंटर आपका पहले यहां था पॉइंटर यहां आ गया, कितना कोण में चेंज हुआ? वही थीटा है। ठीक, जरा एक सवाल करिए, इस पे देखते हैं। इफ करंट में मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज इंक्रीज बाय 20%, व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन द डिफ्लेक्शन टॉर्क? यानी करंट 20% बढ़ी है, करंट 20% बढ़ी है, तो आपको ये बताना है टॉर्क कितना बढ़ जाएगा, बताइए। करंट अगर 20% बढ़ी है तो टॉर्क कितना बढ़ जाएगा? टॉर्क समानुपाती होता है I² के, या ये लिखो TD1/TD2 is I1/I2 का होल स्क्वायर। TD1/TD2 अगर मान लीजिए पहले करंट कितनी 100 थी, बाद में करंट कितनी हो गई? 20% बढ़ी है, 120 हो गई, बाद में 100/120, 20% बढ़ी है ना, 100/120 हो गई, 0 0 कैंसिल, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144। TD1/TD2 कितना हो गया? यानी पहले टॉर्क अगर 100 था तो टॉर्क 144 हो गया, पहले टॉर्क अगर 100 था तो टॉर्क 144 हो गया, 100 से 144 हो गया मतलब कितना? 44 बढ़ गया। 100 पे कोई चीज जितनी बढ़ती है परसेंटेज होती है, 100 पे कोई चीज जितनी बढ़ती है परसेंटेज होती है, तो 100 पे बढ़ के 44 हुआ है, 100 पे 44 बढ़ा है, तो 100 पे कोई चीज बढ़ी हुई परसेंटेज 44%, आपका टॉर्क 44% बढ़ जाएगा। अरे बोलो, ये ऐसे कर लो, परसेंटेज चेंज इन टॉर्क, टॉर्क में प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? वृद्धि अपना प्रारंभिक मान इनटू 100, तो वृद्धि कितनी हुई? टॉर्क पहले 100 था, बाद में 144 हो गया, वृद्धि 144 फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, बाद वाला मान मैंने प्रारंभिक मान, अपन प्रारंभिक मान 100, 144 माइनस 100/100, इसको सॉल्व करिए, 100 से मल्टीप्लाई करिए परसेंटेज के लिए, 100 से गुणा किया, परसेंटेज को गुणा किया, 144 माइनस 100 44%, चाहे ऐसे कर लो चाहे ऐसे देखिए, करो डायरेक्ट, आपका आंसर 44% आएगा। कोई दिक्कत? अरे बोलो अभिजीत, सचिन, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है दिक्कत? चलिए 44%। नेक्स्ट सवाल, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इन मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट टू द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल रिवर्स द सेम मैग्नीट्यूड, यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में धारा का परिमाण वही है, दिशा बदल दी गई तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क पे क्या फर्क पड़ेगा? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दिशा पे क्या फर्क पड़ेगा? TD समानुपाती I², करंट का परिमाण वही है, मैग्नीट्यूड वही, दिशा बदल गई, यानी I पे माइनस I रख दो, परिमाण I था अभी I दिशा बदल गई, I पे माइनस I रख दो, TD क्या होगा? I² माइनस I² कर दो, माइनस I² माइनस I² माइनस I² क्या होगा? I², ये तो TD समानुपाती I² पहले था, TD समानुपाती I² भी है, क्योंकि I का स्क्वायर था चाहे माइनस I का स्क्वायर आएगा तो I² ही, अरे माइनस I का स्क्वायर दोगे तो I² आएगा, यानी अगर आपने करंट की दिशा उल्टे कर दिया, परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं किया, तो TD के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, TD जैसा था वैसा ही रहेगा, एक ही दिशा सेम डायरेक्शन में रहेगा। TD डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की दिशा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अरे बोलो नहीं, 10 टू सेम डायरेक्शन, बेहतरीन, गुड। आइए अगला, एक करंट IT 2 + 8 मेगावाट मेजर रीडिंग मूविंग आयरन द वैल्यू ऑफ 8 मूविंग आयरन समीकरण नापने की कोशिश किया, बताओ कि रीडिंग क्या होगी? तो आपका मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों नापता है, जब आप उसे एसी करंट पास कराओगे तो उसकी आरएमएस वैल्यू नापता है, जब आप एसी पास कराओगे उसकी कौन सी वैल्यू नापता है? आरएमएस वैल्यू। तो 2 + 8 मेगावाट की आरएमएस वैल्यू क्या हो जाएगी? एसी जब दे दोगे आप मूविंग आयरन को, एसी की आरएमएस वैल्यू नापता है, क्या होगी इसकी आरएमएस वैल्यू? 2 + 8 मेगावाट की आरएमएस वैल्यू होगी, इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर अंडर रूट कर दो, फिर इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर दोनों अंडर रूट कर दो, तो क्या हो जाएगा? इसकी आरएमएस वैल्यू 2, डीसी वैल्यू है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही, एवरेज भी आरएमएस भी, आरएमएस इसके 2 का स्क्वायर कर दिया, आरएमएस का स्क्वायर प्लस इसकी आरएमएस वैल्यू 8 है, sin ओमेगा टी वैल्यू कुछ लिखा होगा, मैक्सिमम वैल्यू sin ओमेगा टी cos ओमेगा टी के जो पहले लिखा है वो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है तो आरएमएस वैल्यू कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम वैल्यू को डिवाइड करके 8/√2
8/2 तो मैक्स वैल्यू 8/2 8/2 करके आर में शिफ्ट होगी, आर में का स्क्वायर करना है तो 8/2 करके स्क्वायर में स्क्वायर में स्क्वायर अब सॉल्व कर दो इसको स्क्वायर में 2 स्क्वायर में 8/2 स्क्वायर में स्क्वायर प्लस स्क्वायर में सॉल्व करके निकले 6 एम्पीयर आ गया 6 एम्पीयर। यानी अगर इस करंट को हमने मूविंग आयरन से पास कराया तो वो इसकी आरएमएस वैल्यू नाप लेगा। क्या नापेगा? आरएमएस वैल्यू। ठीक है, हाँ जी अभिजीत बेहतरीन। कोई तकलीफ है यहाँ तक तो बताओ। अरे सभी लोग कमेंट करो भाई, सर देखूंगा मैं, ठंडी में कंबल से हाथ नहीं निकालेंगे सर, कलम कापी लेके बैठे नहीं, बस आपकी आवाज सुनने आए हैं। चिंटू फॉर प्रोवाइडिंग कंट्रोलिंग टॉर्क हॉरिजॉन्टली माउंटेड एमआई इंस्ट्रूमेंट विद फॉलोइंग मेथड यूज, यानी एमआई इंस्ट्रूमेंट एमआई मतलब मूविंग आयरन कहते रूप से इस्तेमाल किया जाएगा तो नियंत्रण टॉर्क प्रोवाइड करने के लिए प्रदान करने के लिए विधि का इस्तेमाल करेंगे। अगर क्षैतिज रूप से रखा गया होकर तो नियंत्रण टॉर्क यानी कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए स्प्रिंग का इस्तेमाल करेंगे, और ऊर्ध्वाधर रूप से रखा जाता है वर्टिकली तो कंट्रोलिंग टॉर्क की ग्रेविटी कंट्रोल यानी विधि का इस्तेमाल करते हैं। यहां पे हॉरिजॉन्टली है तो इस्तेमाल करेंगे स्प्रिंग का, स्प्रिंग नियंत्रण, स्प्रिंग कंट्रोल, स्प्रिंग कंट्रोल नहीं। आइए थोड़ा सा आपको वर्किंग प्रिंसिपल बताते हैं इसका क्या है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, बताएं बोलिए वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। ये एक मटेरियल लिया हमने, अरे बोलो चिंटू क्या है सर, ये तो डिजाइन वाला लग रहा है, मटेरियल है ये, अच्छा ठीक है सर, फिर उसके बाद इस पे टर्न लपेट दिया, अच्छा फिर उसके बाद इसको करंट दे दिया सर, करंट देते ही इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी, मान लिया नॉर्थ पोल बन गया साउथ पोल बन गया, ये एक मटेरियल ले लिया सर, फिर उसके ऊपर कॉइल लपेट दिया, उसको करंट देते ही मान लिया नॉर्थ पोल बन गया साउथ पोल बन गया। ठीक, जब नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाएगा यहां से फ्लक्स पास होगा, क्या होगा? फ्लक्स पास होगा कहां? यहां से यहां, और जब फ्लक्स पास होगा तो आप देखो फ्लक्स के रास्ते में यहां से क्या है? एयर, और यहां से क्या है? एयर है, एयर का रिलक्टेंस काफी ज्यादा होता है, सिस्टम काफी ज्यादा होती है। तो जब आपका फ्लक्स यहां से यहां पास होगा तो बीच में एयर है, यहां से यहां एयर का रिलक्टेंस ज्यादा होता है, एयर क्या करेगी? फ्लक्स के रास्ते में ज्यादा हो डालेगी, फ्लक्स के रास्ते में ज्यादा हो डालेगी तो फ्लक्स ज्यादा पास हो नहीं पाएगा। तो फ्लक्स क्या करेगा? इस ये आयरन का टुकड़ा है, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा, यहां पे पॉइंटर लगा है और एक स्केल है, ये स्केल है, ये पॉइंटर टुकड़ा है, स्प्रिंग है, तो ये फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहां से एयर है, यहां से एयर रिलक्टेंस सबके साथ ज्यादा होता है। रिलक्टेंस क्या? फ्लक्स के रास्ते का अवरोध। तो फ्लक्स क्या कहेगा? इस आयरन के टुकड़े पे टॉर्क के बल लगाएगा, कहेगा तुम घूम जाओ मैं तुम्हारे पर बल लगाता हूं, तुम घूम जाओ मैं तुम्हारे पर बल लगाता हूं, तो ये महंगा आयरन टुकड़ा महा वहीं मैं घूम तो जाऊंगा, मुझे बहुत खुशी होगी, मेरा ये उद्देश्य भी था घूमना, मगर आपको क्या फायदा? आप क्यों मुझे घुमा रहे हो? आप क्यों मुझे घुमा रहे हो? तो इस चुंबक ने कहा क्योंकि मेरे अंदर जो फ्लक्स यहां से जा रहा था अब उसके रास्ते में यहां और यहां एयर था, एयर अवरोध ज्यादा डाला था मेरे फ्लक्स के रास्ते में, उसका रिलक्टेंस ज्यादा था। जब तुम्हें मैं घुमा दूंगा तुम अभी ऐसे हो, तुम घूम के ऐसे हो जाओगे ऐसे, तब मेरा फ्लक्स आसानी से पास हो पाएगा। अब जब फ्लक्स पास होगा तो बस यहां से यहां तक थोड़ा सा एयर, यहां से थोड़ा सा एयर, थोड़ी एयर मिलेगी, जैसे यहां थोड़ी सी एयर, यहां थोड़ी सी एयर, बाकी आयरन के टुकड़े मिलेगा। आयरन के टुकड़े का रिलक्टेंस काफी कम होता है एयर की तुलना में, आयरन लोहे के टुकड़े का रिलक्टेंस काफी कम होता है किसकी तुलना में? हवा की तुलना में। हवा का रिलक्टेंस काफी ज्यादा होता है, हवा काफी ज्यादा प्रतिरोध डालती है फ्लक्स के रास्ते में, एयर का रिलक्टेंस काफी ज्यादा होता है लोहे के टुकड़े का, आयरन के टुकड़े का रिलक्टेंस काफी कम होता है हवा की तुलना में। तो अगर आपका आयरन का टुकड़ा ऐसे जो था वैसे हो गया, अगर आयरन का टुकड़ा जो ऐसे था वैसे हो गया, अब आपका फ्लक्स पास होगा यहां से यहां, बस यहां पे प्लस रिलक्टेंस, यहां पे प्लस रिलक्टेंस मिला, तो इस आयरन के टुकड़े पर फ्लक्स ने ही टॉर्क लगाया, जिसके कारण कोई अवस्था में आ गया। जब आयरन का टुकड़ा घुमा उसके साथ पॉइंटर लगा वो भी घुमा और पॉइंटर घूम के रीडिंग देगा अपना। तो आपने क्या कहा कि जब एक आयरन के टुकड़े को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, मैग्नेटिक कहां से आई? ये नॉर्थ से साउथ, ये कहां से बना? ये मटेरियल लपेट के एक वायर लपेट उसको करंट दे दिया, एक वायर लपेट उसको करंट दे दिया, तो यहां मैग्नेटिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड है, इस पे टॉर्क लगा, टॉर्क ने घुमा। तो इसकी वर्किंग प्रिंसिपल तरीके से है कि जब हम एक आयरन के टुकड़े को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस आयरन के टुकड़े पे बल लगता है, फोर्स लगता है, जिसका घूमता है, या आयरन का टुकड़ा एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है, फोर्स महसूस करता है, जिसका घूमता है। इसी डायग्राम को कैसे बना सकते हो? सेम एक मटेरियल लिया, एक मटेरियल सेम डायग्राम बस अलग तरीके से बना रहे हैं। एक मटेरियल लिया ये और ये लिया, इसके टर्न लपेटा ऐसे और करंट दे दिया। जब करंट दिया हमने तो मान लिया नॉर्थ पोल बन गया साउथ पोल बन गया, क्या हुआ? इसको करंट दे दिया तो मान लिया नॉर्थ पोल बन गया साउथ पोल बन गया। तो अगर नॉर्थ और साउथ पोल बन गया तो यहां से फ्लक्स जाएगा, और जब यहां से फ्लक्स जाएगा यहां से एयर, यहां से एयर का रिलक्टेंस बहुत ज्यादा है तो फ्लक्स के रास्ते में दिक्कत आएगी। तो फ्लक्स कहेगा इस आयरन के टुकड़े पर तुम्हारे पर फोर्स लगाऊंगा, मैं तुम्हारे पर फोर्स लगाऊंगा, तुम्हें घुमा के ऐसी अवस्था में ले आऊंगा कि मेरे रास्ते में, मेरे फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो। जब आयरन का टुकड़ा ऐसे हो जाएगा घूम के ऐसे मान लीजिए, तो अब जब फ्लक्स पास होगा तो उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम होगा क्योंकि यहां से आता है थोड़ी सी एयर बचेगी, बाकी आयरन का टुकड़ा आ गया और आयरन के टुकड़े का रिलक्टेंस बहुत कम होता है। तो क्या किया आपने? एक तरीके से आपने एक मटेरियल लिया, उसके ऊपर टर्न लपेटा, मैग्नेटिक फील्ड पैदा किया, आयरन का टुकड़ा रखा, इस मैग्नेटिक फील्ड ने आयरन के टुकड़े पर फोर्स लगाया और फोर्स लगाया, ये आयरन का टुकड़ा घुमा तो पॉइंटर घुमा। यानी इसका कार्य क्या है कि जब एक आयरन के टुकड़े को एक चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो आयरन के टुकड़े पर एक बल लगता है जिसके कारण घूमता है। When an iron piece is placed in a magnetic field, then the iron piece experiences a force due to which it rotates, और आयरन का टुकड़ा घूमेगा तो पॉइंटर घूमेगा। वही कहानी है, क्या लिखा है कहानी में? इट वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम रिलक्टेंस, मिनिमम रिलक्टेंस के प्रिंसिपल पे काम करता है। किसके सिद्धांत पे? मिनिमम रिलक्टेंस के सिद्धांत पे। दिख रहा है कि नहीं भाई? आपने क्या कहा कि इधर सीधा जब फ्लक्स जा रहा था तो ये आयरन का टुकड़ा क्या था? जो ऐसे था वो ऐसे हो जाना चाहिए, ऐसे था ऐसे हो जाना चाहिए, और जब आयरन का टुकड़ा ऐसे हो जाएगा तो आपका जो फ्लक्स है उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो जाएगा। इसीलिए फ्लक्स यही चाहता है कि उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम ही हो, और मिनिमम रिलक्टेंस ले आने के लिए फ्लक्स अपने रास्ते में टॉर्क लगाएगा आयरन के टुकड़े पर। यानी आयरन का टुकड़ा एक फोर्स, एक टॉर्क अनुभव किया, क्यों? क्योंकि फ्लक्स ने उसके ऊपर टॉर्क लगाया ताकि ये घूम कैसे हो जाए और फ्लक्स के रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम रिलक्टेंस आप चाहता है फ्लक्स उसके रास्ते में रिलक्टेंस मिनिमम हो, कि मिनिमम रिलक्टेंस के सिद्धांत पे कार्य करता है कौन? मूविंग आयरन। इसमें एक कॉइल है, ये कॉइल इसको फिक्स्ड कॉइल कर सकते हो, ये जो कॉइल है फिक्स्ड है। इसमें मूविंग आयरन, इसका नाम मूविंग आयरन क्यों रखा? क्योंकि यहाँ पे आयरन मूव कर रहा है, ये आयरन का जो टुकड़ा है सॉफ्ट आयरन, ये टुकड़ा मूव कर रहा है, इस पे फोर्स लग रहा है, इस पे बल लग रहा है, घूम रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इसलिए इसको बोलते हैं क्योंकि इसमें आयरन का टुकड़ा घूम रहा है, ये कॉइल नहीं घूम रही, ये कॉइल नहीं घूम रही है। परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में क्या था? पीएमएमसी में क्या था? वहां पे मूविंग कॉइल घूम रही थी, इसलिए उसको बोलते हैं मूविंग कॉइल, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। यहाँ पे कॉइल नहीं घूम रही, इसलिए कॉइल रुकी हुई है। यहाँ पे आयरन का टुकड़ा घूम रहा है, इसको बोलते हैं चल लॉ टाइप ऑफ करंट, मूविंग आयरन टाइप ऑफ करंट। एक कॉइल फिक्स्ड कॉइल का काम क्या है? टू प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड। भाई आपने क्या मटेरियल लिया, उसके ऊपर टर्न लगा करके करंट दिया, यहां से फ्लक्स जा रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई। क्या पैदा हुई? मैग्नेटिक फील्ड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है वो किसकी वजह से पैदा हुई? फिक्स्ड कॉइल की वजह से। तो कॉइल का काम है मैग्नेटिक फील्ड पैदा करना, और आयरन पीस लोहे का उस पे टॉर्क लगता है, इसमें क्षेत्र वाला घूम लगता है, टीडी लगता है। ठीक है, तो वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? यही है, व्हेन आयरन पीस इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड देन ए फोर्स एक्ट्स ऑन इट एंड ड्यू टू व्हिच आयरन पीस रोटेट्स, जब लोहे के टुकड़े को चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है जिसका लोहे का टुकड़ा घूमता है। अब इसमें 2-3 सवाल और ऑब्जेक्टिव बनते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। बोलिए अभिजीत, भरत, अरे बोलो भाई, यहाँ तक कहानी कोई डाउट तो नहीं है? अब 2-3 सवाल हैं। अगर बहने वाली धारा का 1 शून्य हो जाए तो पॉइंटर की रीडिंग क्या होगी? मतलब मैं कह रहा हूं मान लीजिए आपका पॉइंटर 40 एम्पीयर पे है, 40 एम्पीयर करंट है और आपका पॉइंटर 40 एम्पीयर पे ही है, 40 एम्पीयर करंट है और आपका पॉइंटर 40 एम्पीयर पे ही है। एकाएक करंट 0 हो गई, एकाएक करंट 0 हो जाएगी, क्या हो जाएगा? जब करंट 0 हो जाएगा, टीडी समान क्या स्क्वायर है, आई 0 तो टीडी 0, तो विक्षेपण बराबर 0 हो जाएगा, टीडी 0, और जब टीडी 0 हो जाएगा तो पॉइंटर यहां था 0 पे आ जाएगा, पॉइंटर यहां तक 0 हो जाएगा। यानी अगर आपका मूविंग आयरन कोई करंट नाप रहा है 10-20 एम्पीयर 30 एम्पीयर 40 एम्पीयर करंट नाप रहा है और नापते ही आपकी करंट 0 हो जाए तो पॉइंटर फिर 0 पे 0 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल आता है कि अगर स्प्रिंग ब्रेक हो जाए, टूट जाए हमारे इंस्ट्रूमेंट तो क्या होगा? अगर स्प्रिंग टूट जाए तो क्या होगा? तो अगर स्प्रिंग टूट जाती है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में, ये मैक्सिमम रीडिंग देगा या फुल स्केल रीडिंग देगा। कैसे देखो,
मान लीजिए आपका पॉइंटर 40 एम्पीयर करंट नाप रहा है, पॉइंटर यहाँ पे है, यहाँ पे पॉइंटर इसका मतलब क्या, उस पे टीडी इधर लगा है और कंट्रोलिंग टॉर्क उसके अपोजिट लगता है, टीडी इधर लगा है, टीसी उसके विपरीत लगा है, अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन पॉइंटर 40 एम्पीयर रुका हुआ है, इसका मतलब टीडी और टीसी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है। टीडी इधर लग रहा है, टीसी इधर लग रहा है, दोनों परिमाण में मैग्नीट्यूड में सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए आपका पॉइंटर रुका हुआ है। अगर स्प्रिंग टूट गई, स्प्रिंग कंट्रोलिंग टॉर्क का काम कर रही थी, स्प्रिंग अगर टूट गई इसका मतलब क्या, जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो खत्म। अगर स्प्रिंग टूट गई तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो खत्म। स्प्रिंग अगर टूटी, स्प्रिंग टूटी तो आपका जो टीसी है कंट्रोलिंग टॉर्क खत्म, और जब कंट्रोलिंग टॉर्क खत्म हो जाएगा, इधर वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, तो आप पॉइंटर 40 एम्पीयर टूटेगा ही नहीं, क्योंकि अभी तक 40 पे था, टीडी इसको इधर ले जा रहा था और टीसी इधर ले जा रहा था, और इस पॉइंट पे दोनों बराबर हो गए 40 एम्पीयर पे। लेकिन जब टीसी 0 हो जाएगा स्प्रिंग टूटने से, क्योंकि ये स्प्रिंग इसको कंट्रोलिंग टॉर्क दे रही है, स्प्रिंग टूट गई कंट्रोलिंग टॉर्क 0, टीसी 0 टीसी खत्म, टीसी आपका खत्म हो गया, है नहीं टीसी। जब टीसी खत्म हो गया बस टीडी बचेगा, टीडी इस पॉइंटर को जितना घुमा सकता है उतना घुमाएगा, यानी आपका पॉइंटर घूम करके मैक्सिमम रीडिंग देगा। इट विल गिव फुल स्केल रीडिंग या मैक्सिमम रीडिंग, मतलब मैक्सिमम 80 एम्पीयर तक जा सकता है, पॉइंटर घूम के 80 एम्पीयर पे आ जाएगा। अबे 40 एम्पीयर का स्प्रिंग टूटी तो पॉइंटर 80 एम्पीयर का जाएगा, जितनी अधिक रीडिंग दे सकता है, जितनी भी मैक्सिमम रीडिंग दे सकता है उतना देगा, जितना घूम सकता है उतना घूम जाएगा। क्योंकि अब इसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं है, लगाम लगाने वाला कोई नहीं है, वरना पहले क्या था, कंट्रोल करता नहीं, मैं तुम्हारी तरफ फोर्स लगाऊंगा, वो खत्म हो गया है। पीएमएमसी में क्या था, पीएमएमसी में अगर स्प्रिंग टूट जाती थी तो जो करंट आ रही थी उस स्प्रिंग द्वारा जाती थी कॉइल में, अगर स्प्रिंग टूट जाती थी तो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क 0 हो जाता था और आपका पॉइंटर 0 पोजीशन पे आ जाता था। अगर सवाल है कि मूविंग कॉइल उपकरण है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल उपकरण है, स्प्रिंग टूट जाए तो क्या होगा, तो आपका जवाब था कि पॉइंटर 0 पे आ जाएगा, 0 रीडिंग आने लगेगी। लेकिन अगर इस सवाल मूविंग आयरन में आए कि स्प्रिंग टूट गई, कोई रीडिंग दे रहा था आपका इंस्ट्रूमेंट, तो क्या होगा, तो बोलना पॉइंटर 0 पे नहीं आएगा, पॉइंटर फुल स्केल रीडिंग देगा या मैक्सिमम रीडिंग देगा, जितना दे सकता है उतना देगा। वही है, if spring is broken in my instrument the pointer will give maximum reading on full scale reading। ठीक, बाकी हमारे इंस्ट्रूमेंट दो टाइप है, अट्रैक्शन टाइप, रिपल्सन टाइप, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, हम नाम याद रखना बस, अट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप। तो आप एक तरीके से मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट कंप्लीट हुआ। अब इसके कुछ कंपैरिजन हम करेंगे मूविंग कॉइल से, मूविंग आयरन का कंपैरिजन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो है ये क्या नापता है, एसी और डीसी दोनों नापता है, मूविंग कॉइल केवल डीसी नापता है। ठीक है, मूविंग आयरन क्या नापता है, एसी और डीसी, और मूविंग कॉइल क्या नापता है, केवल डीसी। एक तरीके से फायदा है मूविंग आयरन का क्या, एसी और डीसी दोनों में काम कर जाता है, जबकि पीएमसी केवल डीसी नापता है। अगर मूविंग आयरन का कंस्ट्रक्शन संरचना देखिए, इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल या रोबस्ट कंस्ट्रक्शन है, सिंपल साधारण है, मतलब इसको रफ टफ हैंडल कर सकते हैं, ज्यादा आसानी से इसको हम यूज कर सकते हैं, ज्यादा इसकी संरचना पे टूटने फूटने का डर नहीं आता, इसकी संरचना सिंपल है, बहुत ही रफ टफ हैंडल कर सकते हैं। लेकिन पीएमसी की संरचना थोड़ी सी मुश्किल है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन वाइज आपका मूविंग आयरन सिंपल है, ज्यादा बेहतर है। एक्यूरेसी की बात करें, सटीकता की बात करें, अगर 50 एम्पीयर करंट है तो 50 एम्पीयर रीडिंग दे रहा है, ये 49.5 या 50.5 रीडिंग दे रहा है। तो अगर आपकी एक्चुअल वैल्यू उसकी बहुत करीब रीडिंग दे रहा है इंस्ट्रूमेंट, तो एक्यूरेसी ज्यादा है, और जो मूल वैल्यू है, मेन वैल्यू उसके इधर दे रहा है, एक्यूरेसी कम है। मूविंग आयरन की एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है, पीएमसी की एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा होती है। तो एक्यूरेसी वाइज अगर देखोगे तो मूविंग आयरन कमजोर पड़ता है, पीएमसी बेहतर है एक्यूरेसी वाइज। लेकिन कंस्ट्रक्शन वाइज मूविंग आयरन बेहतर है। मेजरमेंट वाइज अगर देखा जाए तो आपका मूविंग आयरन एसी और डीसी दोनों आपके इस मामले में बेहतर है, केवल डीसी ना पाता है। कॉस्ट की बात करोगे कीमत की, तो मूविंग आयरन सस्ता है, पीएमसी महंगा है। ठीक, उसके बाद हम बात करें तो मूविंग आयरन में इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, आपने मटेरियल लिया तो उसके ऊपर टर्न लपेट दिया तो क्या है, क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। जब किसी मटेरियल को लेकर उसको टर्न लपेट के करंट दी जाए और फिर उसको मैग्नेट बनाया जाए, इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट है। और पीएमसी में परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल करते हैं। मूविंग आयरन में टीडी समान पाते हैं, यहाँ पे टीडी शुरू आई है, यहाँ पे स्केल नॉन यूनिफॉर्म है, यहाँ पे स्केल यूनिफॉर्म है, हायर ऑपरेटिंग और यहाँ पे लोअर ऑपरेटिंग। क्यों, मान लीजिए आपके 10 एम्पीयर है, तो अगर करंट 10 एम्पीयर तो इसमें टीडी क्या होगा, इसमें टीडी आपका डिपेंड करेगा 10 के स्क्वायर, 10 के स्क्वायर मतलब 100 पे, करंट 10 है तो, और यहाँ करंट टीडी क्या है, आई पे डिपेंड करेगा, टीडी डिपेंड करेगा 10 पे। यहाँ का करंट 10 है, 10 का स्क्वायर 100, टीडी 100 पे डिपेंड करेगा, यहाँ टीडी केवल आई टीडी को 10 पे डिपेंड करेगा। यानी सेम करंट अगर आपने मूविंग आयरन में फ्लो कराई और वही सेम करंट मूविंग कॉइल में फ्लो कराई, तो मूविंग आयरन में ज्यादा टॉर्क पैदा होगा और मूविंग कॉइल में कम टॉर्क पैदा होगा। तो फॉर द सेम करंट योर टॉर्क विल बी हायर इन मूविंग आयरन एंड द टॉर्क विल बी लोअर इन मूविंग कॉइल। ये अच्छी बात है, मूविंग आयरन ज्यादा टॉर्क पैदा होता है। तो बाकी इसकी सेंसिटिविटी कम होती है, ये अच्छी बात नहीं है। इसकी सेंसिटिविटी पीएमसी की ज्यादा होती है। इसमें हम मूविंग आयरन एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं, पीएमसी में एयर डैम्पिंग का इस्तेमाल करते हैं। याद रहेगा, अरे बोलो। अगर आपसे पूछा जाए कि मूविंग आयरन की अच्छी बात क्या है, बुरी बात क्या है, अच्छी बात क्या है, अच्छी बात है मूविंग आयरन की कि एसी और डीसी दोनों नाप देता है, ये सिंपल कंस्ट्रक्शन है, रोबस्ट है, रफ और टफ हैंडल किया जा सकता है इसको, ये भी अच्छी बात है। इसकी कीमत कम होती है, ये भी अच्छी बात है। और इसका टॉर्क ज्यादा होता है, हायर टॉर्क मिलता है सेम करंट में, ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। बुरी बात क्या है मूविंग आयरन में, डिसएडवांटेज क्या है, इसकी एक्यूरेसी कम होती है, ये इसका डिसएडवांटेज है। साथ ही साथ इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म होती है, ये भी इसका डिसएडवांटेज है। ये लेस सेंसिटिव है, इसका डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज नुकसान है, हम चाहते हैं हाई सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट की सेंसिटिविटी, ये लेस सेंसिटिव का नुकसान है, ये नुकसान है, ये भी नुकसान है। एक्यूरेसी का ये भी नुकसान है। एसी डीसी दोनों नापता है, एडवांटेज फायदा है, साधारण संरचना होती है भी फायदा, कीमत कम होती है भी फायदा है, टॉर्क ज्यादा पैदा होते हैं भी फायदा ही है। तो क्या फायदा क्या नुकसान आपकी कंपैरिजन करके देखिए मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल में। बार बार यहाँ से सवाल एग्जाम में आता है, अरे बोलो अनिल कुमार मैं ठीक हूँ, बताइए नहीं आया समझ में, ये टेबल याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी। चिंटू जो काम तुम्हारा है शॉर्ट नोट्स बनाने का वो यहाँ आपको दिख रहा है सर, दिख तो रहा है, लेकिन हम फिर भी सर नहीं बनाएंगे। बार बार आप हमको कितना अच्छा बना के दिखाइए, हम नहीं बनाएंगे सर। हम सोच रहे हैं दिल्ली ट्रांसफर कर ले सर, दिल्ली में 2100 रुपये महिलाओं को पेंशन मिल रही है, 2500 रुपये। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम 2500 रुपये देंगे और आम आदमी पार्टी ने कहा 2100 रुपये देंगे। लॉलीपॉप दिया जा रहा है, हम दिल्ली में आएंगे सर, पेंशन मिलेगी, बस फ्री में सब करेंगे और बिजली तो फ्री मिल रही है। ये सब केवल चुनावी हथकंडे हैं और कुछ भी नहीं, चुनावी हथकंडे हैं। और रात इंदौरी कहके गए हैं, क्या कहके गए हैं कि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। एक बेईमान पार्टी दूसरी बेईमान पार्टी से कहती है कि तुम सच बोलो, तुम बेईमानी कर रहे हो, क्योंकि झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो। सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो, कि झूठों ने झूठों से कहा, एक झूठे ने दूसरे झूठे से कहा तुम झूठ बोल रहे, सच बोलो। फिर दूसरा पुलिस करे तुम झूठ बोलो, तुम सच बोलो। एक काम 2100 देंगे, दूसरा काम 2500 देंगे, एक काम 3000 पेंशन देंगे, दूसरा काम 2500 पेंशन देंगे, एक काम हॉस्पिटल फ्री करेंगे, कोई इतना कर देंगे, करेगा कोई कुछ भी नहीं। झूठों ने झूठों से कहा सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। घर के अंदर झूठ की मंडी है, बाजार है घर के अंदर झूठ का, घर के अंदर झूठ की मंडी है, दरवाजे पर लिखा हुआ है सच बोलो। ये रात इंदौरी की लाइन है, ठीक है। ये डिफरेंस मूविंग आयरन और मूविंग कॉइल का आपको याद रहेगा, याद रखना है। यहाँ से सवाल बनेगा और बनेगा तो आपको सही करना है, गलत मत करना। हाँ सर कर ले जाएंगे। एक फायदा और एडवांटेज मूविंग आयरन का ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछा गया है, इट कैन यूज अंडर सीवियर ओवरलोड कंडीशन। एक सवाल पूछा गया था कि इसमें से क्या क्या फायदे हैं मूविंग आयरन के, सारे नुकसान थे, ये फायदा था। इट कैन यूज अंडर सीवियर ओवरलोड कंडीशन, अगर आपकी ओवरलोडिंग की अवस्था है तो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट को। ओवरलोडेड कंडीशन में करंट अपनी कैपेसिटी से ज्यादा है, ओवरलोड है तो भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, याद रखना है। ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। दूसरा, ये जो एसी नापता है, मूविंग आयरन एसी दोनों नापता है। जब एसी नापता है तो कितने फ्रीक्वेंसी तक की एसी नाप लेता है, तो नॉर्मली 0 से 125 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को नाप लेगा। उससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो एरर्स आने लगती है इसमें, बट 0 से 125 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी है, पर एसी नापता है इसकी फ्रीक्वेंसी होती होगी, तो अगर इसकी फ्रीक्वेंसी 0 से 125 हर्ट्ज तक है तो ठीक
एक का रीडिंग देता है, 125 से ज्यादा पैराग्राफ लगती है, ये भी एडवांटेज है, दोनों याद रखना। तो आपने मेन चीजें मूविंग आयरन की पढ़ ली, इसी पे आपका सवाल बनेगा, आप सवाल कर ले जाओगे। कोई तकलीफ है तो बताइए। सुपर फास्ट डिवीजन समझ में आया कि नहीं आया? अभिजीत बोले 2500 मिल रहा है सर झारखंड में महिला सम्मान योजना, मिल रहा है, मिलेगा। अनिल बोले लाख बाद में आ रही है महाकुंभ में, महाकुंभ में, ये तो सही कह, सुने 144 साल बाद ही महाकुंभ लगा है, ये मुहूर्त तो बार बार बनता नहीं है। कोई तकलीफ है मूविंग आयरन में? खत्म, हवा में उड़ गया मूविंग आयरन। क्या नापता है? एसीबी और डीसीबी के टुकड़े को मैग्नेटिकल में रखा जाता है, तो मैग्नेटिकल सारे टुकड़े पर फोर्स लगाते हैं, इसमें घूमता है। दो टाइप का होता है, ट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप का। स्केल कैसे होती है? आयरन के टुकड़े कंट्रोल के लिए स्प्रिंग कंट्रोल या ग्रेविटी कंट्रोल, डैम्पिंग में एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? जब एक आयरन के टुकड़े को मैग्नेटिकल में रखा जाता है, तो मैग्नेटिकल सारे टुकड़े पर फोर्स लगाते हैं, इसमें घूमता है। दो टाइप का होता है, ट्रैक्शन और रिपल्सन टाइप का। स्केल कैसे होती है? नॉन यूनिफॉर्म। रिफ्लेक्टिंग और टीडी क्या होता है? टीडी समानुपाती होता है आई स्क्वायर के, आई स्क्वायर टीडी इज इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन डी एल अपॉन डी थीटा, डी एल अपॉन डी थीटा, बस काम खत्म। सुपर फास्ट रिवीजन। इसकी स्केल नॉन यूनिफॉर्म या नॉन लीनियर, इसे क्रैम्प भी बोलते हैं। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन लीनियर क्रैम्प, असमान या अरेखीय परवलयाकार बोल सकते हो आप, ठीक है? बोलिए, मूविंग आयरन आपका कंप्लीट हुआ, कोई तकलीफ है तो बताइए, कुछ कहना है किसी को तो? अब ये बोले जमताड़ा से, सर हम वहीं वेब सीरीज वाला जमताड़ा में, तो अनिल बोल रहे हैं सर बहुत ही शानदार दृश्य है सर। ठीक है, देखते हैं अनिल। अब ये बोल रहे हैं मिल रहा सब 4 किस मिल भी चुका है। और बोलिए, आज की कहानी आपकी कंप्लीट हुई, मूविंग आयरन आपका हो चुका है, मूविंग आयरन कंप्लीट हो चुका है। संदीप बिल्कुल, चिंटू कह रहा है सर 7 दिन से वहीं खड़ा है भंडारे में। अरे अनिल, अनिल बोल रहे हैं सर हम प्रयागराज में हैं, 7 दिन से वहीं भंडारे में भोजन करते हैं। क्या मिलता है भंडारे में अनिल? जब किसी टॉपिक को पढ़ते हो ना, उसको बारीकी से शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़ो अच्छे से, तो क्वेश्चन होंगे, क्यों नहीं होंगे क्वेश्चन? चिंटू कह रहा है सर जब तक होम चलता है तब तक हमारे खाने का इंतजाम। भी कुछ क्लास होनी है उसमें सिमिर आज, अभी उसमें क्लासेस होनी है एक टॉपिक की, बाकी हम क्लासेस होंगे भी। दाल सब्जी रोटी और है इसका मेला लगा था इलाहाबाद का, तो मैं तो जब मैंने पढ़ाया और आपको समझ में आया, इस बात मैं अपने काम में पास हो गया। कुछ दिन बाद आपको भूल जा रहा है, तो आप अपने काम में फेल हो रहे हो। आपको जब कोई चीज समझ में आ जाती है तो आप उसका प्रॉपर नोट्स बनाओ, या अगर आप नोट्स नहीं बना जो पीडीएफ में उससे काम चला रहे हो, तो पीडीएफ को बार-बार रिवाइज करते रहो। जब कुछ आप अच्छे से पढ़ते हो और फिर रिवीजन दोबारा लंबे समय बाद करते हो, आज हम जैसे आपने पढ़ा मूविंग आयरन अच्छे से, मान लीजिए आपको अच्छे से समझ में आ गया, फिर आप 1.5 महीने बाद उठा रहे हो, तो दिमाग से चीजें भूलने लगती हैं, और 1.5 महीने बाद आप उठाओगे फिर लगभग नया नया आपको लगेगा। इसलिए रिवीजन रेगुलर अंतराल पे किया करो। आज पढ़ा, फिर 4-6 दिन बाद रिवीजन कर लो, फिर 4-6 दिन बाद रिवीजन, 2-3 बार रिवीजन कर लोगे, 4-5 बार, फिर जल्दी नहीं भूलेगा। फिर बस एक बार नजर अच्छे दौड़ाओगे आप कॉपी पर, नोट पर, तो रिवीजन आसानी से हो जाएगा। लेकिन शुरू में 4-5 बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा, 4-6 दिन 7 दिन के अंतराल पे। तो रिवीजन बहुत लंबे समय बाद आप करोगे, चीजें भूल ही जाएंगी। प्रयागराज में फिर लगातार चल रही हैं, उसके बाद बच्चे सीबीटी की तैयारी के लिए परेशान होंगे। सर क्या कोई नहीं करते हैं? और कुछ कहना है तो बताइए, और कुछ कहना है किसी को?